नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। खेलों के मामले में भारत को एक क्रिकेट प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन आज भारत में हॉकी वाले चक दे इंडिया की गूंज है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस जीत ने दीवार शब्द की एक नई परिभाषा देश के सामने रखी है। पहले क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था, अब भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। भारत के लिए गोल करने वाली गुरजीत कौर हो या 9 बड़े शॉट्स रोकने वाली सविता पूनिया, कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हो या ओलंपिक में भारत की चांदी करने वाली मीराबाई चानू, इस बार नारी शक्ति का मेडल श्रृंगार नजर आ रहा है। मेडल से चमकती इस नारी शक्ति का विश्लेषण करेंगे। देश के हर परिवार में इन दिनों यह चर्चा हो रही है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं, स्कूल भेजने में कितना रिस्क है। आज कई राज्यों में महीनों बाद स्कूल खुले। जाहिर है इससे बच्चे तो उत्साहित थे, लेकिन उनके माता पिता की चिंताएं बहुत बढ़ी हुई। वो ये गणित लगा रहे हैं कि 16 महीने बाद बच्चों के लिए स्कूल चले हम का सही मौका है या नहीं। अगर जोखिम है तो कितना है। बच्चों पर कोरोना का अटैक कम है या ज्यादा, कहीं हालात बेकाबू तो नहीं हो जाएंगे। क्या बिना वैक्सीन तीसरी लहर में बच्चे स्कूल जाकर सुरक्षित रह पाएंगे? हमने इन तमाम सवालों का गहरा विश्लेषण किया है। वैसे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना का उठता ग्राफ एक छोटी लहर में तब्दील हो सकता है। आशंका है कि तीसरी लहर अगस्त में शुरू होकर अक्टूबर में पीक पर पहुंचेगी। आंकड़ों की मदद से इस खबर की पूरी पिक्चर आपके सामने हम रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ई वाउचर पर आधारित भारत का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च किया है। आज आपको यह जानना चाहिए कि सिस्टम के भ्रष्ट लीकेज को यह ई रूपी सिस्टम कैसे रोकेगा। वाउचर वाला यह सिस्टम आपके काम कैसे आएगा, इसे सिर्फ मोबाइल फोन नंबर की मदद से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और हमारे पेमेंट सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो गैप हैं, उन्हें यह नया पेमेंट सिस्टम कैसे साफ करेगा। आपके मन में इसे लेकर उठे तमाम सवालों के जवाब देने की व्यवस्था हमने खबरदार में की। लेकिन शुरुआत हम ओलंपिक से कर रहे हैं। टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं। पदकों की तालिका देखेंगे तो भारत को बहुत नीचे पाएंगे, लेकिन आज भारत की महिला हॉकी टीम ने वो उपलब्धि हासिल की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे 1983 में कपिल देव की भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया को चौंकाया था, वैसे ही 2021 में भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम ने अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर आंकी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम आज खराब नहीं खेली, लेकिन भारतीय लड़कियां उन पर बीस पड़ी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण को झेला, उसको रोक कर रखा और जीत के लिए जरूरी एक गोल करने में कामयाब रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के इस टूर्नामेंट में अपने शुरुआती तीनों मैच गंवाए थे, लेकिन फिर टीम ने अपना आत्मविश्वास हासिल किया तो जीत उनके कदमों में दस्तक देने लगी। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार हॉकी के ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची है। सवा अरब उम्मीदों को आसमान में ले जाने वाला कोई मौका अगर हो सकता है तो ये वही मौका है। वर्षों की साधना, चुपचाप छोटी छोटी कोशिशें और फिर अचानक दुनिया के मंच पर छा जाना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया की 9वीं रैंकिंग वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने दुनिया की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उस ऑस्ट्रेलिया को जो 3 बार की ओलंपिक चैंपियन है। जैसे ही भारतीय हॉकी टीम जीती, वहां पे जश्न का माहौल सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे नहीं था। आप अगर चारों तरफ देखते तो पूरे स्टैंड्स में एक जश्न का माहौल था, मानो हर कोई चाह रहा था कि भारतीय हॉकी टीम जीते। वहां पे जैसे ही मैच खत्म हुआ, जो फाइनल हूटर बजा उसमें काफी कुछ फॉरवर्ड लाइन थी, कुछ डिफेंस थी। यहाँ पे डगआउट में पूरी उनके बाकी के सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ था, कोच के साथ, कोच डच कोच मरीन के साथ, और सब की जो तरीका था जश्न मनाने का, उससे उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये जीत क्या मायने रखती है। और हर एक इंसान, चाहे वो हिंदुस्तानी हो ना हो, उस पूरे स्टेडियम में सेलिब्रेट कर रहा था भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत। जैसे ही भारतीय टीम एक लाइन बनाकर
बाहर निकली, हर किसी ने तालियों से उनका स्वागत किया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले। ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिलाओं की 1-0 की ये जीत किसी एक की नहीं है। भारतीय महिलाओं ने उस करिश्मे को जिया है जिसे 2007 में आई चक दे इंडिया फिल्म ने कल्पना में जीवंत किया था। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल से पहले रोक देने वाली भारत की ये टीम पंजाब, हरियाणा और झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के मणिपुर तक की साझा ताकत से बनी है। पंजाब की गुरजीत कौर ने पूरे मैच का इकलौता गोल किया तो भारतीय स्पोर्ट्स को एक और दीवार मिल गई है। नाम है सविता पुनिया। सविता पुनिया ने 7 पेनल्टी कॉर्नर रोके, 9 बार भारतीय गोल पोस्ट की ओर आती हुई गेंदों के सफर को रुकने पर मजबूर किया है। आंकड़े बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा तो खूब बनाया, लेकिन गोल पोस्ट तक जाकर दम टूटता रहा। बार बार ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गोल पोस्ट पर हमला बोला, लेकिन एक गोल भी नहीं कर सकी। भारत ने 5 मौके बनाए और एक को गोल में तब्दील कर दिया। सर्कल पेनिट्रेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया भारत से बहुत आगे रहा। भारत की पूरी टीम ऐसे खेली है जैसे हर खिलाड़ी अपने साथी का मददगार हो। एक एक जोर ने टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। भारत की इस जीत के नायक महिला हॉकी टीम के कोच भी हैं। डच नागरिक सोजर्ड मारिजे ने 2017 से जिन्होंने भारतीय टीम के साथ हर सेकंड उस पल को पाने की मेहनत की है जो टोक्यो में हासिल हुई है। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बाद सोजर्ड खुशी से झूमे, अपने परिवार तक से माफी मांगी। थोड़ा घर आने में देर लगेगी। चक दे इंडिया फिल्म के कोच कबीर खान यानी शाहरुख खान ने उनसे भारत के लिए गोल्ड मांग लिया है। फॉरेन कोच हैं हमारे और उनको भी इस जीत का मायने पता है। उनसे पूछा कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, सेलिब्रेशन हो रही है, पर सेमीफाइनल अभी खेलना है आपको, और सेमीफाइनल खेलना है मतलब आपको सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारियां होंगी, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर ले सारा एक्साइटमेंट। उन्होंने कहा मैं इन लोगों को एंजॉय करने दूंगा, इन प्लेयर्स को एंजॉय करने दूंगा। ये मोमेंट बार बार नहीं आता है, इस टीम के लिए ये पहली बार मोमेंट आया है और इनको ये एंजॉय करने का पूरा पूरा हक है। टोक्यो में इस जीत के बाद भारतीय टीम ने फैसला किया है कि वो आगे के सफर के लिए घबराएगी नहीं, इतराएगी नहीं। राहुल रावत, टोक्यो, आज तक। इस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अभी ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल के मौके बाकी हैं। महिलाओं से पहले रविवार को पुरुषों की हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर मुश्किल लड़ाई जीती है। वैसे तो आंकड़ों में पुरुष हॉकी टीम के पास 1980 के बाद एक और गोल्ड मेडल जीतने का मौका है, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो भारत 1964 के बाद पहली बार गोल्ड की ओर कड़ी दावेदारी की ओर बढ़ा है। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 1980 में मॉस्को में हुए ओलंपिक में पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिका ने बॉयकॉट किया था और उस साल सेमीफाइनल नहीं हुए थे। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब उसे ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। 1964 के बाद 2021 टोक्यो भारतीय पुरुषों का हॉकी में हुनर देख रहा है। पुरुषों की हॉकी टीम का दमखम अब जब भारतीय महिलाओं ने भी वैसा ही दिखाया है तो हॉकी का गौरव फिर भारत में गूंज रहा है। भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला परसों अर्जेंटीना से होगा, जबकि पुरुषों की हॉकी टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला कल सुबह बेल्जियम से होगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अतीत में खो गया था। लेकिन इस बार पहले पुरुषों की टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची तो महिलाओं ने भी उसी कामयाबी को छू लिया है। मंजिल अभी और है आगे। दोनों टीमों के सामने सेमीफाइनल की जंग होगी। सेमीफाइनल से आगे निकले तो फाइनल का सफर होगा और फिर एक नया इतिहास लिखने का रोमांचक मौका हासिल हो सकने की उम्मीद जमा होगी। लेकिन इस वक्त जहां हॉकी की हमारी दोनों टीमें पहुंच गई हैं, वो भी कोई कम बड़ी बात नहीं।
पुरुषों की हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को में ओलंपिक गोल्ड जीता था। महिला हॉकी टीम ने भी 1980 के मॉस्को ओलंपिक में ही 6 टीमों में से चौथा स्थान हासिल किया था। और ये सब उन लोगों की बदौलत हुआ है जिन्होंने बिना कोई बड़े प्रोत्साहन और तो और कईयों ने अभावों में इस टीम की बुनियाद लिखी। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल का घर है। 15 साल पहले रानी रामपाल को जब उनकी मां और पिता ने खेलों में अपना करियर चुनने की छूट दी रही होगी तो वो फैसला आसान नहीं रहा होगा। हम तो ये चीज कहेंगे कि बेटियां बेटों से ऊपर हैं, लेकिन समाज है, चाहे बेटी किसी की भी है, उसको पढ़ाओ लिखाओ और उसको कुछ न कुछ सिखाओ। बेटियां जो हैं ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकती, बेटियां बेटों से ज्यादा कर सकती हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, भाई जैसा बेटी ने इतिहास रचा है, सबकी बेटियां रची हैं ऐसा इतिहास। हमें तो बहुत खुशी है इस चीज की, जिसने अपना भी नाम रोशन किया और सारी इंडिया की नाम रोशन किया उसने। तो बच्चा देख देख कर उसने जिद पकड़ी, जिद के ऊपर उसने हॉकी खेल ली। हमने बहुत रोकी मगर बेटे बेमगरीबी आदमी हम कहाँ हॉकी खिला सकते हैं, पापा मजदूरी वाला ना। मम्मी जी आपको मानना पड़ेगा, मेरे को हॉकी खेलनी है। अमृतसर की गुरजीत को आज दुनिया ने भारत का मैच जिताऊ गोल करते देखा है, लेकिन कितनों ने उसके संघर्ष को देखा है, जीत की उसकी तड़प को महसूस किया है। कितनों ने देखा है कि गुरजीत का परफॉर्मेंस तब से आया है। बहुत बहुत खुशी का माहौल। टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। सिरसा के गांव जोतका ने सविता पूनिया को छोटी छोटी उपलब्धियों से अपनों का नाम रोशन करते पहले भी सुना था, देखा था, लेकिन आज जब वो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को अपनी गोलकीपिंग से चकनाचूर कर रही थी तो हर कोई इस भारतीय बेटी के हुनर का लोहा मानने पर मजबूर हुआ। जो लगभग 18-20 साल की जर्नी होगी सविता की हॉकी में, मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन है कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम इतना अच्छा खेल के आज उस मुकाम पे पहुंची है जिसने इतिहास रचा है, और उसमें श्वेता भी भागीदार है और उसका भी आज एक मेन रोल रहा है हमारी टीम को विजयी दिलवाने में। बहुत खुशी हो रही है कि आज जीती है श्वेता टीम, तो बहुत खुशी हो रही है कि और खेल है और बढ़िया और आगे जीते हैं। हाँ वही है। क्या श्वेता ने कहा कभी बढ़िया खेलांगा, मेडल लियाऊंगा। भारतीय हॉकी टीम की धाकड़ डिफेंडर निकी प्रधान के संसार को यहाँ देखिए और देखिए कि कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने की सोची, वही किसी उपलब्धि से कम नहीं। उनकी मां की मासूमियत को महसूस कीजिए और जानिए भारत की चैंपियन टीम किस मिट्टी की बनी है। और मेहनत बहुत सुंदर से करो, आगे गोल्ड मेडल लेके आओ। महिला हॉकी टीम में एक से एक नायाब सितारे हैं जिन्होंने हौसलों की उड़ान भरी है, कुछ कर गुजरने का जुनून पाला है, एक सपना देखा है, उस सपने को आज पूरा भारत अपना मान सकने का गौरव पा सका है। टोक्यो से राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। टोक्यो ओलंपिक में भारत की नारी शक्ति ने दमखम दिखाया है। टोक्यो में अब तक भारत की सारी मेडल विनर्स महिलाएं हैं। टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। भारत की वंडर गर्ल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत लिया। वो भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने भी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पक्का कर लिया है। भारत के पास 2016 से अब तक 5 ओलंपिक मेडल्स हैं और ये 5 महिलाओं ने ही हासिल किए हैं, 3 टोक्यो से और 2 2016 के रियो ओलंपिक से।
हमारी महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में दमखम दिखाने का जोश कैसे हासिल होता है, इसे समझने के लिए सुनिए पीवी सिंधु को, जिन्होंने खास बातचीत की है आज तक से। सिंधु, सबसे पहला सवाल, 2 ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल खोने का ज्यादा दुख है या आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने का की ज्यादा खुशी है? क्योंकि जब आज मैच जीती आपकी जो वो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो देखते बन रही थी। हाँ, मतलब अभी एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आना कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बहुत इमोशंस था जब मैं कल खेल गई थी, कल हार गई थी, बट टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ और ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वो ब्रॉन्ज मेडल कंट्री के लिए लेके आना है। तो एट द मोमेंट अभी शायद मेरे लिए ब्रॉन्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडल लेके आना कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है और मैंने लेके आया सेकंड टाइम, पहले रियो में था और अभी टोक्यो में, तो मैं बहुत खुश हूँ। सिंधु, आपकी आइसक्रीम की जो ख्वाहिश है वो बड़ी फेमस हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आपको अब तो कह दिया है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका वापस लौटने का, ताकि आप उनके साथ बैठे और आइसक्रीम शेयर करें। तो उस लिहाज से आप फाइनली ये जो डाइट हाँ सर मैंने बात किया था, सर मुझे कंग्रेचुलेट किया था पीएम सर ने, मोदी सर ने, और डेफिनेटली बोला था कि आइसक्रीम खाना है करके। तो या डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो इट्स डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि उन्होंने भी बोला था जब मैं टोक्यो के लिए जा रही थी, तब वीडियो कॉल में बोला था। तो सिंधु, रियो में जब आप उतरी थी, आज से 5 साल पुरानी, अब तो खैर बहुत पुरानी बात लगती है, और तब आप जो खिलाड़ी थी और आज जो खिलाड़ी हैं, इस बार ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक बड़ी पेडिग्री के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही थी, क्योंकि आप एक रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन हैं, फिलहाल एक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो शायद से ऐसा था कि कहा जा रहा था कि शी वुड बी द प्लेयर टू बीट, ताइजू भी थी, बट आप पे ज्यादा प्रेशर था एक्सपेक्टेशंस का? एक्सपेक्टेशन था, प्रेशर भी है, बस मैं यही माइंडसेट में गई थी कि मैं अच्छा खेलना है और मेरा बेस्ट देना है, तो मैं वो दिया था और इससे मेडल आया था मेरे लिए। और प्रेशर तो है, आई मीन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मेडल वापस लेके आना है, बट आई मीन जब हम कोर्ट में जा रहे हैं तो बस एक ही रहना है कि हम अच्छा खेल के वी हैव टू गिव 100%, तो वही था। सिंधु, आखिरी सवाल, सिल्वर आ चुका है, ब्रॉन्ज आ चुका है, और पेरिस जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल दूर है सिर्फ। मुझे पता है कि आप एंजॉय करना चाहेंगे फिलहाल इस मोमेंट को, बट पेरिस में हम सिंधु को क्या देख रहे हैं दोबारा, और देख रहे हैं तो वो एक आखिरी जो मेडल है वो भी ले डालेंगी? बस अभी के लिए आई एम इन द मोमेंट, आई वांट टू एंजॉय द मोमेंट, और डेफिनेटली पेरिस खेलूंगी एंड आई विल गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय 100%। क्या स्कूल खोलने और बच्चों को स्कूल भेजने का सही समय आ गया है? ये सवाल लगातार देश के परिवारों और सरकारों के मन में घूम रहा है। सरकारें तो अब लगभग ये तय कर चुकी हैं कि धीरे धीरे ही सही स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन परिवारों में थोड़ा सा असमंजस है, थोड़ी आशंका और थोड़ी चिंता अब भी। देश के कई राज्यों में आज स्कूल खुले तो कैसे स्कूल चले हम वाली भावनाओं को नया रिचार्ज मिला, ये आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आगे माता पिता की चिंताओं का डेटा भी की मदद से विश्लेषण करेंगे। पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ जी रहा है। ऐसे में स्कूलों की ये तस्वीरें थोड़ी राहत, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी आशंकाएं लेकर आई है। कोरोना काल में महीनों तक घरों में बंद रहने की वजह से बच्चों का मन ऊब गया था। अब स्कूल जाने का उत्साह है, सबकी जबान पर एक ही बात है, स्कूल चले हम। सर्व शिक्षा अभियान का ये गीत आज स्कूल जाने वाले बच्चों के उत्साह से रिचार्ज हो गया है। काफी टाइम बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची, बहुत टाइम बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कितने टाइम बाद स्कूल आ रहे हो? अभी साल हो गया। अच्छा, साल बाद आ रहे हो। अच्छा लग रहा है, बच्चे कह रहे हैं। चाहे लद्दाख और करगिल की तस्वीर हो या फिर पंजाब और उत्तराखंड की, झारखंड की तस्वीर हो या छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की, स्कूल खुलने से बच्चे खुश दिखाई दिए। दुनिया भर में ऐसा अनुमान है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 1 महीने स्कूल से दूर रहने का मतलब है करीब 2 महीने का लर्निंग लॉस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का नुकसान। एक तरफ मन में कोरोना की तीसरी लहर का डर है तो दूसरी तरफ पढ़ाई के नुकसान की चिंता है। इसलिए स्कूलों में कोरोना से बचाव पर पूरा जोर है। अलग अलग राज्यों में कैसे तमाम आशंकाओं के बीच स्कूल खुल रहे हैं, ये एक एक करके देखिए। देख सकते हैं मेरे बाईं ओर, ये मोहाली के एक स्कूल का नजारा है। छात्र स्कूल के समय से पहले ही यहाँ पर जमा हो गए। पंजाब में अब जूनियर क्लास के बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं। स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। ज्यादा छात्र हुए तो क्लास 2 शिफ्ट में चलेगी। क्लास में छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है। प्री प्राइमरी क्लास तो लेके 12वीं क्लास तक ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में छोटे बच्चों को लेकर उनके माँ बाप में डर अब भी है। लिहाजा अमृतसर में जब स्कूल खुले तो बहुत कम बच्चे क्लास में नजर आए। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल में शुरू हो गई। वहीं 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे। अभी फिलहाल स्कूल 4 घंटे के लिए खोले जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल में 4 घंटे की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसके अलावा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 16 अगस्त से स्कूल ज्वाइन करने की परमिशन दी गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैम ने बताया कि 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे तो हम पहले ही से मतलब जो बुक्स थे हमने लिया। हम बहुत एक्साइटेड थे कि इतने दिनों बाद हमारा स्कूल खुल गया, हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर भी अब होने वाले हैं हमारे। तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल कोरोना कहर बनकर टूटा था तो आनन फानन में स्कूल बंद कर दिए गए थे। देहरादून के एक स्कूल में जब आज तक की टीम पहुंची तो बोर्ड पर बाय बाय लिखा नजर आया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना काल की छुट्टी 16 महीने से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। लद्दाख में भी हाल के लॉकडाउन के बाद स्कूल खोले गए हैं। करगिल जिले में 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में 10वीं से 12वीं की पढ़ाई स्कूल में शुरू हो चुकी है, लेकिन पहली कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई माता पिता की इजाजत के बाद ही स्कूलों में शुरू होगी। झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन सोमवार को सिर्फ शिक्षक ही स्कूल आए। कोरोना को लेकर नए नियम तय होने के बाद ही क्लास शुरू होंगे। स्कूल खोले जाएंगे 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए, लेकिन इस बात की सैद्धांतिक सहमति तो दे दी गई है, लेकिन क्लासेस किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे इस पर अभी भी स्कूलों को नोटिफिकेशन का इंतजार है। 50% बच्चे आएंगे क्लासेस में या फिर 30% बच्चे आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सभी स्कूल खोलने का आदेश दे दिया गया है। 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, यानी सारे राज्य धीरे धीरे स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन अभी इसे लेकर माँ बाप के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के महामारी विशेषज्ञ इस समय बच्चों को स्कूल भेजने से जुड़े जोखिम का अंदाजा लगा रहे हैं। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी दूर की कौड़ी है, ऐसे में कोई भी जोखिम बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 12 मार्च 2020 वो तारीख थी जब WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। इसके बाद 18 मार्च 2020 को यूनेस्को ने बताया था कि 107 देशों में स्कूल बंद हुए हैं, जिससे 86 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों पर असर पड़ा है। करीब 1.5 साल पहले हालात क्या थे, इस घटना ने दुनिया भर के बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव डाला होगा, जरा ये सोच कर देखिए। आज के हालात ये हैं कि 19 देशों में 15 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से प्रभावित हैं।
दुनिया के अलग अलग देशों में अब स्कूल आंशिक तौर पर या फिर पूरी तरह खुल रहे हैं तो पढ़ाई फिर से पटरी पर आएगी, लेकिन संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। ब्रिटेन में इस कश्मकश पर एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि अगर स्कूल खुलते हैं तो संक्रमण का स्तर बताने वाला आर नंबर बहुत हल्का सा बढ़ेगा और यह स्तर 0.05% हो सकता है, लेकिन यह नियंत्रण में तभी रहेगा जब क्लास में बच्चों की संख्या कम हो और सारी सावधानियां बरती जाएं। भारत के संदर्भ में हालात बहुत अलग हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा जोखिम तो है, लेकिन बच्चों पर कोरोना के कम असर को देखते हुए तमाम राज्य, एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी स्कूलों को सावधानी के साथ खोलने की वकालत कर रहे हैं। आखिर कब तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई? कब तक घरों में बच्चों को रोक कर रखा जाएगा? क्या ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल में होने वाली पढ़ाई की भरपाई कर सकती है? ऐसे तमाम सवाल हाल ही में देश के 50 जाने माने लोगों ने उठाए और देश के 3 मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि स्कूलों को खोल दिया जाए। ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम है। लिखने वालों में डॉक्टर, बाल रोग विशेषज्ञ, आईआईटी से जुड़े लोग, वकील, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद शामिल हैं। इन लोगों ने कोरोना काल के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में तर्क भी दिए। लगभग 170 देशों में स्कूल या तो आंशिक तौर पर या पूरी तरह खुले हैं। फ्रांस और स्वीडन ने तो महामारी के दौरान भी स्कूलों को बंद नहीं किया। जुलाई 2021 में यूनिसेफ और यूनेस्को ने कहा कि स्कूलों को सबसे आखिर में बंद करना चाहिए और सबसे पहले खोलना चाहिए। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों पर रिस्क सबसे कम है। इससे पहले आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने भी कहा था कि छोटे बच्चे कोरोना से आसानी से निपट लेते हैं और प्राइमरी स्कूलों को खोला जाना चाहिए। Children can handle viral infections much better than adults. ACE receptors is much lower in children where the virus attaches. It will be wise to open primary schools first, and that should be done before the schools for secondary schools. And also we have to ensure that all the support staff, whether it be the school bus drivers or the teachers or the staff in the schools, they need to be vaccinated. इसके बावजूद बच्चे छोटे हों या बड़े, माता पिता के मन में कोरोना को लेकर आशंकाएं तो हैं। वो ये भी मानते हैं कि स्कूल जाकर पढ़ाई करना जरूरी है। घर में बैठे बैठे भी जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चा इतना नहीं पढ़ पा रहा था, तो स्कूल आके बच्चा कुछ सीखेगा। ऑनलाइन स्कूल खोलने को लेकर ये तर्क दिए जा रहे हैं कि बच्चों पर कोरोना का असर बहुत ही कम है। ऐसे में इस तर्क को आंकड़ों की कसौटी पर चेक कर लेना चाहिए, तभी खबर की पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के कुल मामलों में बच्चों के 13.4% केस हैं, जबकि मौत 0.3% मामलों में हुई। अमेरिका, जहां डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, वहां बच्चों में संक्रमण को लेकर काफी चिंता जताई गई, लेकिन बच्चों में संक्रमण के मामले 14.2% निकले। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में भी बच्चों की संख्या 1.3 से 3.6% रही। अमेरिका के 43 राज्यों के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चला कि कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण होने के बावजूद बच्चों में संक्रमण के 0.26% मामलों में ही मौत हुई। 8 राज्य ऐसे भी थे जहां किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। इन 2 रिसर्च के आधार पर बच्चों को स्कूल भेजने के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि माता पिता का दिल अपने बच्चे को डेटा की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने जिगर के टुकड़े की तरह देखता है। पढ़ाई के नुकसान के एंगल से देखें तो यूनिसेफ के अनुसार कम से कम 16.8 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए। 21.4 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो 9 महीने तक स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन शिक्षा को भी बहुत कारगर उपाय बताया गया, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि दुनिया भर में 46 करोड़ से ज्यादा बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। दक्षिण एशिया के देश, जिनमें भारत भी शामिल है, उनमें हालात और खराब हैं। यहां 14 करोड़ 70 लाख बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं रही। स्कूल न जाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हुआ, कई तरह की मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि कोरोना से बच कर स्कूल जाने की
स्थिति बन रही है, इस समय बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन देकर सुरक्षित करने की जरूरत है और 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने पर परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल एक्शन भी लेना होगा। अब आपके काम की खबर, आज भारत में ई वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुविधा को शुरू किया। इसका मकसद है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। सरकार का टारगेट यह है कि इसके तमाम योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जो मोबाइल फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में आएगा और फिर चुने हुए सेंटर्स पर किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किए बिना इसका लाभ उठाया जा सकेगा। यहां इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करने की जरूरत है। सरकार ये मान रही है कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा और सिस्टम में कोई लीकेज नहीं रहेगा। जाहिर है इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये सुविधा प्रीपेड होने की वजह से किसी भी मध्यस्थ या बिचौलिए को शामिल किए बिना भी काम कर सकेगी और बैंक इससे सीधे जुड़े हुए होंगे और इससे पैसा उसी व्यक्ति को डिलीवर होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया। ई रूपी डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड वेलफेयर और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि सरकार और आरबीआई एक सेंट्रल डिजिटल करेंसी को डेवलप कर रही है। उस करेंसी के आने से पहले ई रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तमाम कमियों को दूर करने में मदद करेगा। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है।